रीजनल ज्योग्राफी में आज हम एक कदम और आगे पढ़ते हैं और हमने वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप ख़त्म कर दिया है। करमजीत, हमने उसकी लास्ट कंट्री कौन सी पढ़ी थी? वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप में लास्ट कंट्री कौन सी पढ़ी थी बेटा? मुझे ताकने के बजाय आंसर करो। हैं अशके? देखो, बोलने का थोड़ा ढंग होता है, कोई बात नहीं, सबका होता है अपना अपना। आज हम क्या करेंगे? वेरी गुड, आज हम ब्रिटिश आइल्स के बारे में करेंगे। देखिए, एक तरह से इसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी में वेस्टर्न यूरोप का ही हिस्सा माना जाता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक आर्किपेलागो है, एक ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड से मिलके बना हुआ लैंड है और इसे मेनलैंड यूरोप से इंग्लिश चैनल सेपरेट करता है, इसलिए हम इसे एक डिस्टिंक्टिव यूनिट के रूप में ही पढ़ते हैं, हम एक अलग ग्रुप के रूप में ही पढ़ते हैं। आपको कुछ मैप्स दिखाऊंगा जिनके वाया हम इस रीजन को समझने के प्रयास करेंगे। करवीर, हम आरंभ करें, रीजन को समझें। वेरी गुड, आप एंजॉय कर रहे हो इस चीज़ को। चलिए, सबसे पहले आपको कुछ दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए, जब हम ब्रिटिश आइल्स रीजन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम किन किन रुचिका को देखे थोड़ी हंसी आ गई। हम किन किन आइलैंड्स को पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए। हम पहले तो दो चीज़ें पढ़ रहे हैं, यानी कि टू कंट्रीज। आप मुझसे पूछे कौन सी टू कंट्रीज? द फर्स्ट कंट्री इज द ग्रेट ब्रिटेन एंड द सेकेंड कंट्री इज द आयरलैंड। सो हम पढ़ रहे हैं द ग्रेट ब्रिटेन एंड द आयरलैंड। अच्छा, अब जब मैं ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का जिक्र कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर इसको और क्लियर करूं। ग्रेट ब्रिटेन का मतलब द किंगडम विच इज यूनाइटेड, द यूनाइटेड किंगडम। यूके, मुंडे यूके दे, देखी थी ना फिल्म आपने? चलो, और जब मैं बात कर रहा हूँ आयरलैंड तो मैंने द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ROI, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। अब आपका अगला सवाल आएगा, सर यूनाइटेड किंगडम का मतलब क्या है? किंगडम्स जो कि यूनाइट हुई आपस में, जैसे कि कौन सी? ध्यान से समझिए। अब आप ध्यान से देखिए, हम इस सारे को इंग्लैंड कह देते हैं कई बार, या कई लोग यूके कहते हैं, तो पता नहीं होता कि यूके में किसको पुकार रहे हैं। तो वो ये क्या है भाई? तो वो कुछ इस तरह का है। देखिए, ये येलो वाला पोर्शन सारा जो है ये इंग्लैंड है, ये इंग्लैंड है और इसकी अपनी एक कैपिटल है, दैट इज लंदन। इंग्लैंड की अपनी एक कैपिटल है लंदन। लेकिन देखिए, इसी के पश्चिम में, इसी के वेस्ट में ये ग्रीन वाला एरिया, ये वेल्स है, WALES। और इसकी कैपिटल देखिए यहाँ पर नीचे, इट इज कार्डिफ। एक समय का दुनिया का सबसे हाई टनेज, सबसे हाई कोल लोड मैनेज करने वाला पोर्ट, कार्डिफ बंदरगाह, द वेल्स। अच्छा, अब हम इंग्लैंड और वेल्स से ऊपर आए तो उत्तरी दिशा में देखिए, ये पिंक कलर का, ये स्कॉटलैंड है और इसकी कैपिटल है एडिनबर्ग, एडिनबर्ग। और इसके बाद हम जब आए तो ये पर्पल कलर का, ये आयरलैंड के लैंडमास से निकाला हुआ एक हिस्सा है, दैट इज नॉर्दर्न आयरलैंड, और इसकी कैपिटल है बेलफास्ट। तो ये चार हिस्से महत्वपूर्ण देखिए, इंग्लैंड येलो वाला, उसके वेस्ट में वेल्स, उसके नॉर्थ में स्कॉटलैंड, और इस ये मेनलैंड आयरलैंड के ऊपर आने वाला नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा द नॉर्दर्न आयरलैंड, दैट इज कैपिटल बेलफास्ट, स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग, वेल्स की कार्डिफ और इंग्लैंड की लंदन। ये चारों मिलके बनती हैं यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन, तो कंबाइंड कैपिटल है लंदन। इतनी बात समझ आई आपको? इस पे कोई डाउट तो नहीं है? तो इस मैप को समझिए। अब इसमें जो नॉन कलर्ड एरिया है, ये नॉन कलर्ड एरिया, ये है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, तो दिस इज आयरलैंड। इसकी कैपिटल है डबलिन, तो इसकी कैपिटल है डबलिन। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या दूसरी चीज़ क्या देखी? ये तो जो आपने बड़े बड़े मेन देख लिए, तो ये देखा। अब यहाँ पर आप नोटिस करिए, लुक मैनी स्मॉल आइलैंड्स आर देयर, लुक मैनी स्मॉल आइलैंड्स आर देयर, मैनी आइलैंड्स आर देयर। इस तरह से काफ़ी सारे आइलैंड्स यहाँ भी होंगे। ये
सारा अगर मैं कंबाइन करूं तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, तो इसलिए इन्हें हम आर्कीपेलेगो कहते हैं। ठीक है, ब्रिटिश आइल्स, आइल्स का फुल फॉर्म आइलैंड्स। अब ये ब्रिटिश आइल्स जो हैं ये मेनलैंड यूरोप, यहाँ पे मेनलैंड यूरोप से सेपरेटेड है विद दिस इंग्लिश चैनल। चलिए अब मैं आपको दूसरा मैप दिखाता हूँ। देखिए बहुत मैप लाया हूँ आपके लिए, आपको पूरा समझाने के लिए। ये नेक्स्ट मैप देखिए, रंगारम कार्यक्रम। इस मैप में अब हमें बहुत अच्छे से और भी चीज़ें समझ आ रही हैं, कुछ जगहें हमें देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। ओके, उसमें हमने क्या देखा, इन जगहों पे क्या देखा, एक नदी बह कर के आ रही है और उस नदी के ऊपर हमें नज़र आ रहा है लंदन, और उसी नदी पे नज़र आ रहा है ऑक्सफोर्ड। ओके, सेम ही नदी पे लंदन है, उसी नदी पे पीछे जाके ऑक्सफोर्ड है, और इसी ऑक्सफोर्ड की बराबरी में यहाँ पे कैम्ब्रिज होगा। यहाँ थोड़ा ऊपर दिखा दिया है, अदरवाइज ये बराबरी में होगा। ठीक है, ये भी हमने देखा। और यहाँ पर देखिए क्या है, ये इंग्लिश चैनल इस यूके को, इस ब्रिटिश आइल्स को मेनलैंड से सेपरेट करता है, इंग्लिश चैनल। और यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, लिखा था फ्रांस। पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो यहाँ पर डोवर पोर्ट है, डोवर का पोर्ट। तो ये स्ट्रेट ऑफ डोवर है जो सेपरेट कर रही है दो लैंडमास को और दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ रही है। अभी हम स्ट्रेट ऑफ डोवर आपको दिखाएंगे अच्छे से। अब पहले हम एक मैप और देख लें। अब मैप थोड़ा बड़ा हो गया है, अब ध्यान से देखिए, अब थोड़ा क्लियर होने लगा। अब देखिए वो रीजन डिलीट हो गए, रीजन डिलीट हो गए, शहरों के नाम आ गए, जगहों के। जैसे स्कॉटलैंड की बात करें तो उसका जो सबसे बड़ा शहर है, उसकी प्राइमेट सिटी है, वो क्या है स्कॉटलैंड की, दैट इज़ ग्लासगो। ओके, लेकिन उसकी जो कैपिटल है वो तो एडिनबर्ग है। लेकिन जब हम यहाँ नीचे आए तो जो प्राइमेट सिटी है इंग्लैंड की वो लंदन है, वही उसकी कैपिटल भी है। तो यहाँ पर अब हमने देखा कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज हमें इस मैनर में दिखे, एक लाइन में है। ओके, और इस मैप पर हम यहाँ पर देखें तो देखिए ये है ब्रिटिश आइल्स और ये है मेनलैंड यूरोप। तो यहाँ देखिए ये बेल्जियम है, ये नीदरलैंड है, और यहाँ पर आता है ये लंदन से जुड़ा हुआ ये एरिया। तो ये बीच में से गुजर रही है स्ट्रेट ऑफ डोवर, स्ट्रेट ऑफ डोवर, क्लियर। और ये सारा है इंग्लिश चैनल। अब हम आगे एक और मैप देखेंगे। ये मैप इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ कि इसमें से आपको बहुत सी जगहों के नाम देखने हैं। जैसे कि अब मैं कुछ जगहों के नाम बड़े कर करके दिखाने जा रहा हूँ, वो आप देख लीजिए। आइए देखिए, देखिए ये स्कॉटलैंड का इलाका, और इस स्कॉटलैंड के इलाके में एक जगह का नाम आ रहा है पर्थ। अब आपको समझ आ गया होगा कि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ का नाम कहाँ से आया। बेटा यहीं से नाम जाते हैं सारे, अंग्रेज़ जहाँ गए अपने नाम भी ले गए। ओके, अच्छा एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ आपको यहाँ पर, इस मैप पे नहीं है शायद, वो आगे के मैप में है, कोई बात ही नज़र आ जाएगी। अब इधर आइए, ये देखिए आयरलैंड, और यहाँ पर आपको नज़र आ गया होगा डबलिन। तो डबलिन आपको क्या नज़र आया, कैपिटल है, पर है क्या, बंदरगाह। तो इट इज़ अ पोर्ट सिटी। लेकिन जो देखने वाली चीज़ थी वो क्या देखनी थी, आयरलैंड और यूके के इन, यानी कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को आयरलैंड से सेपरेट क्या करता है, आयरिश सी। तो दिस इज़ द आयरिश सी, ये आयरिश सी है, इसका ध्यान रखना है, दिस इज़ आयरिश सी। ओके, और अब कुछ चीज़ें और देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट शहर देखिए साउथ इंग्लैंड के, जैसे लंदन है और उसके आगे नीचे कैंटरबरी है, ये कैंटरबरी, नीचे फिर बंदरगाह की तरह साउथहैम्पटन, नीचे प्लाईमाउथ, ट्रूरो, तोरबे, ये कुछ इम्पॉर्टेंट। इसके बाद ये थेम्स नदी के पीछे यहाँ ब्रिस्टल। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जगहें हैं। ऊपर आ जाइए, यहाँ देखिए बर्मिंघम, ये देखिए बर्मिंघम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और बर्मिंघम के ऊपर यहाँ मैनचेस्टर, और इस बर्मिंघम और मैनचेस्टर के बीच में यहाँ पर एक बंदरगाह है, द लिवरपूल। ये बंदरगाह है, इट इज़ अ लिवरपूल। तो ये आयरिश सी पे आता है लिवरपूल, ये देखना ज़रूरी था। अब आपको कुछ और दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। ये आयरिश सी था,
लेकिन यहाँ पर देखिए ये सेल्टिक सी है, यानी कि ये जो आयरलैंड है इसका दक्षिणी हिस्सा, आयरलैंड का दक्षिणी हिस्सा, और यूके का ये जो हिस्सा यहाँ कर्व ले रहा है नीचे की तरफ, इस दक्षिणी हिस्से और इसके बीच में ये जो सी रीजन है, इट इज़ द सेल्टिक सी। इसलिए आयरलैंड, वेल्स, आयरलैंड, वेल्स, इनको आप सेल्टिक कंट्रीज़ भी कह सकते हैं। ओके, इनको आप सेल्टिक कंट्रीज़ के रूप में भी जान सकते हैं। तो ऐसा वर्ड यूज़ होगा सेल्टिक, तो आप घबराइएगा मत। अब मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो हमने पढ़नी है वो आ जाएंगी। ध्यान से देख लीजिए सारी साइट्स को। मैं आपको दिखाना चाहता था कि देखिए दिस इज़ अ सुंदरलैंड, सुंदरलैंड वर्ड इज़ देयर। आप भारत में भी सुंदरबंस, सुंदरी वृक्ष है वहाँ पे। अब यहाँ पे अच्छे से सारा नज़र आ रहा है। देखिए प्लाईमाउथ, फैलमाउथ, यहाँ देखिए पोर्ट्समाउथ, डोवर, थेम्स नदी, लंदन, ऑक्सफोर्ड, उसके ऊपर देखिए बर्मिंघम, ये लिवरपूल, और उसके ऊपर एक सिटी है लीड्स। लीड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आयरिश सी, ये सेल्टिक सी, और यहाँ पर देखिए इज़ले ऑफ मैन, यानी कि आयल ऑफ मैन। तो आयल ऑफ मैन भी यहाँ है। ऊपर देखिए यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं तो उन्हें रिजेस कहते हैं, तो हेब्रिजेस है ये। सबसे ऊपर स्कॉटलैंड के ऊपर ऑकने आइलैंड्स हैं, ऑकने आइलैंड्स। ये कुछ नाम है जो हमें दिमाग में रखने हैं। वेस्ट में देखिए तो अटलांटिक ओशियन, ईस्ट में देखिए तो नॉर्थ सी, साउथ में देखिए तो इंग्लिश चैनल। ओके, और ये बीच में से गुजर रहे हैं पेनिने माउंटेन। तो अब मैं आपसे एक बात कहूँ तो इस मैप में कुछ दिखाया गया है, वो क्या? देखिए ये बॉर्डर ड्रॉ किया गया है, इसके ऊपर स्कॉटलैंड है, यहाँ भी बॉर्डर ड्रॉ किया है, तो इसके इधर वेल्स है, और वेल्स में आते हैं कैम्ब्रियन माउंटेन्स। ओके, तो अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, अगर मैं इस बॉर्डर से और इस बॉर्डर से, अगर मैं इस बॉर्डर और इस बॉर्डर से अंदर अंदर इसे इंग्लैंड मान लूँ, तो ये हिस्सा अगर मैं आधा कर दूँ तो ये उत्तर का हिस्सा है, दक्षिण का हिस्सा, तो ये उत्तरी इंग्लैंड हुआ, नर्दर्न इंग्लैंड। तो हिसाब से पेनिने माउंटेन नर्दर्न इंग्लैंड में आते हैं। और अगर मैं स्कॉटलैंड के टॉप से लेके इंग्लैंड के साउथ तक इसे पूरा लैंड मानूं, तो इस हिसाब से यहाँ पर इसके ग्रेट ब्रिटेन एक कंट्री के रूप में अगर हम लें तो पेनिने सेंटर में आते हैं, नॉर्थ इंग्लैंड में आते हैं, अदरवाइज़ इंग्लैंड के टॉप में, और अदरवाइज़ ग्रेट ब्रिटेन ही मान के चलूँ, एक कंट्री के रूप में लूँ स्कॉटलैंड से नीचे इंग्लैंड तक, तो पेनिने सेंटर में आते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ब्यूटी, सारा समझ गए आप तो। चलिए अब आपको यहाँ से समझा देते हैं। देखिए इसका महत्व है तो बुक में एटलस किन का है भाई? ऑक्सफोर्ड। तो ये तो होना ही था बुक में, फिर क्या होना था बुक में? ध्यान से देखिए, अलग से मैप ही दिया है पूरा इस पर, ठीक है? ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम पे मैप है पूरा, बहुत यूज़ कराऊंगा ये मैप। ये जो बुक का लेक्चर है इसमें नहीं, जब हम इसके बाद यूरोप ख़त्म होने पर स्पेसिफिक फ़िज़िकल फीचर्स रिलेटेड टॉपिक करेंगे, उसमें ये बहुत यूज़ होगा। तो अब हमें हमारे बच्चों को अब ज़िंदगी में कभी गलती नहीं आएगी ये देखकर, उन्होंने ये बॉर्डर देख लिया, उन्हें क्लियर हो गया ये है नॉर्दर्न आयरलैंड, कैपिटल बेलफास्ट, ये है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, कैपिटल डबलिन, ये बॉर्डर के ऊपर ऊपर ये सारा का सारा स्कॉटलैंड, कैपिटल एडिनबर्ग, और ये इसके नीचे और इसके इधर ये सारा का सारा इंग्लैंड, और ये सारा वेल्स। सारा तो समझ गया आप, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब इसमें अब इसको जूम तो कर नहीं सकता हूँ मैं, इसलिए मैंने वो नेट से डाउनलोड कर लिए थे कुछ मैप। जब आप इसको बड़ा करेंगे मतलब यहाँ पर जब आप सर्च करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा बर्मिंघम, आपको नज़र आ जाएगा लिवरपूल, आपको नज़र आ जाएगा मैनचेस्टर। तो बर्मिंघम जो है वो नीचे, मैनचेस्टर ऊपर, बीच में आपको लिवरपूल नज़र आ जाएगा। इतनी बात क्लियर? और यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है सेल्टिक सी, ये आयरिश सी, और जो यहाँ पर है दैट इज़ सेंट जॉर्ज चैनल, और ये है इंग्लिश चैनल, ये है स्ट्रेट ऑफ डोवर, स्ट्रेट ऑफ डोवर। अब हम देखें तो पूरे यूके की अगर मैं बात करूँ तो पूरे यूके को ऑब्जर्व करिए ध्यान से, क्या नज़र आता है? पूरे यूके में नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर ये नॉर्थ सी है, और ईस्ट में आप कह लीजिए नॉर्थ सी है सारा,
इधर वेस्ट में देखिए तो अटलांटिक ओशियन है, साउथ में देखिए तो ये इंग्लिश चैनल है, और उत्तर में अगर हम इन शेटलैंड आइलैंड्स को कवर करें, ये शेटलैंड आइलैंड्स, तो इसके ऊपर में जा करके आपको आर्कटिक ओशन मिलेगा। इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, इसको पढ़ रहे हैं अपन। अब तो नहीं किसी को डाउट? अब आपसे कोई कभी मार्कर लगा करके पूछे, स्टिक देना मेरी। अब अगर आपसे कभी कोई मार्कर लगा करके पूछे कि ये पतली सी जल की धारा कौन सी है जो नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशियन से अलग कर रही है, तो आप क्या बताएंगे? स्ट्रेट ऑफ डोवर। नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से जोड़ रही है स्ट्रेट ऑफ डोवर, ठीक है, और यही सेपरेट भी कर रही है यूनाइटेड किंगडम को और मेनलैंड यूरोप को। इन दोनों का ध्यान रखना है। टेरिटरी डिमार्केट हो गई, सारे रीजन्स देख लिए, सब कुछ ऑब्जर्व कर लिया, अब तो कुछ दिक्कत रह ही नहीं गई, अब तो बस डिटेलिंग ही रह गई है। और वो डिटेलिंग इस बार जो करेंगे तो पूरे लॉजिक से करेंगे। हर बार लॉजिक से करते हैं, मतलब इस बार टाइम बाउंड मैनर में ख़त्म कर देंगे। ओके, पूरा 1.5 घंटा अपने पास। चलिए शुरुआत करते हैं। हम पहले उठाते हैं इंग्लैंड को। देखिए, जब इंग्लैंड की बात आती है तो वो कुछ बातों में यूनिक है। वो क्यों? आप उसे वैसे तो जियोपॉलिटिकली वेस्टर्न यूरोप का ही पार्ट लेते हैं, लेकिन वो कुछ मामलों में यूनिक हो जाता है। यूनाइटेड किंगडम यूनिक हो जाता है। सबसे पहली चीज़ है कलोनियलिज्म, और इस कलोनियलिज्म की वजह से एक यूनिकनेस इंड्यूस होती है, और वो है ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में जितने भी हैबिटेबल कॉन्टिनेंट्स थे, उन सभी हैबिटेबल कॉन्टिनेंट्स को कॉलोनाइज़ किया था इंग्लैंड ने। तो ग्रेट ब्रिटेन जो कंट्री है, जो कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से अलग कंट्री बता रहा हूँ मैं, उसने पूरे वर्ल्ड के सभी हैबिटेबल कॉन्टिनेंट्स को कॉलोनाइज़ किया था। आ जाइए शर्तों पे बात कर लेते हैं। हैबिटेबल कॉन्टिनेंट एशिया, जहाँ लोग बसते हैं, कॉलोनाइज़ किया। अफ्रीका कॉलोनाइज़ किया। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉलोनाइज़ किया। और बेटा बचता ही क्या है? ओशियानिया भी। ओशियानिया तो ऑस्ट्रेलिया तो है ही उन्हीं का, और नीचे अंटार्कटिका है, तो उसे आप कर लेना बाद में। जो कामों में इंग्लैंड रह गया वो आप कर सकते हैं, है कि नहीं? जैसे ही मेगा मजबूत होगी वैसे कर लेगी। इतना समझ आ गया? तो कॉलोनियलिज्म एक महत्वपूर्ण चीज़, कॉलोनाइजेशन। इसकी वजह से एक दैट कॉमन लैंग्वेज जो पूरे वर्ल्ड में एक लिंगुआ फ्रैंका के रूप में उभर रही है, दैट इज़ इंग्लिश। अब कुछ चीज़ों को समझें। इंग्लैंड पे आए। इंग्लैंड को जब बात करेंगे तो 2 हिस्सों में देखेंगे आप, नॉर्थ इंग्लैंड और साउथ इंग्लैंड। क्यों बताया मैंने ऐसे नॉर्थ इंग्लैंड और साउथ इंग्लैंड? देखिए, नॉर्थ इंग्लैंड जो है वो उसे आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जोड़ लीजिएगा, और आज वो रस्ट बेल्ट हो चुका है। और साउथ इंग्लैंड जो है उसे आप पोस्ट इंडस्ट्रियल फेज़ में देख लीजिए, तो वो पोस्ट इंडस्ट्रियल फेज़ में आता है, और वो आज दुनिया के जो महत्वपूर्ण इकोनॉमिक कोर एरियाज़ हैं, उन कोर एरियाज़ में से जो यूरोप एक इकोनॉमिक कोर है, हमने एक महत्वपूर्ण कोर एरियाज़ पढ़े इकोनॉमिकली, उनमें से जो यूरोप एक इकोनॉमिकली कोर एरिया माना जाता है, उसमें एक एंकर, एक मुख्य शहर के रूप में जो शहर आता है वो साउथ इंग्लैंड में आता है, दैट इज़ लंदन। आज ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आरंभ हम नॉर्थ इंग्लैंड से कर लेते हैं। देखिए, नॉर्थ इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ पर आपको पेनिने माउंटेन मिलेंगे, और हमने वो पेनिने माउंटेन देखे हैं ना? जब देखे भी हैं तो फिर भी आज एक बार देखेंगे। ऐसी आदतें हैं कि बार बार चीज़ें देखते हैं। ओके, बार बार देखने से क्या होता है, लाइफ की कन्फ्यूजन ख़त्म होती हैं, फिर मैडम कुछ भी कहें हम फंसते नहीं। ये पेनिने माउंटेन्स हैं।
कमल ने तो ऐसे रट लिए हैं, कहते हुण छड्डो की देखना। तो दीज आर द पेनिने माउंटेन। चलो स्पेलिंग बताएंगे आप पेनिने के, इसे देखे बिना। पेनिने के स्पेलिंग क्या है समरीन? हैं? आप बोलो ना जो मैंने लिखा है। हाँ डबल एन ना। लिखे हुए को पूरा रिपीट मार रही हैं। तो पेनिने माउंटेन ये जाने जाते थे किन्हीं चीज़ों के लिए। कवलजीत किस चीज़ के लिए? कोल, ओर्स, वाटर पावर। कवलजीत जीवन में जब चीज़ें ऐसे दिमाग में रखोगी ना, अड़चने तो बस भूल ही जाओ, फिर ऐसे ही ज़िंदगी ऐसे ही चल पड़ेगी पानी के प्रवाह की तरह। इसकी वजह से हुआ क्या, वाटर पावर तो हमेशा से मदद करता ही था मैकेनिकल प्रोसेसेस को थोड़ा मशीनी तरीके से निपटाने में, चाहे वो आटा पीसने के काम हो, चाहे पत्थर तोड़ने का काम हो। बहती हुई नदियों में अगर आप कोई पहिया डाल दें तो वो शाफ्ट को घुमा करके आपको काम करके देता था, चाहे ईंटें तोड़ने का काम हो, जैसे बाहुबली मूवी में वो ईंटें तोड़ने की मशीन बनाता है। तो ये तो था ही, लेकिन फिर समय बदला। जब कोल मिल गया यूरोपियंस को, ख़ास तौर पर इंग्लैंड के लोगों को, तो उससे उन्होंने स्टीम बनाना शुरू किया और स्टीम से बनाई पावर। इस पावर से फिर चली मशीन्स और फिर प्रोडक्शन मशीन बेस्ड हो गई। तो प्रोडक्शन मशीन बेस्ड हुई और इसकी वजह से क्या हुआ, मास स्केल प्रोडक्शन हुआ। जब मास स्केल प्रोडक्शन होगा तो दो चीज़ें हुई फिर। पहली चीज़ जो हुई वो क्या, मास स्केल पर रॉ मटेरियल चाहिए, मास स्केल पर चीप लेबर चाहिए और वर्ल्ड लेवल पर सभी मार्केट्स की कनेक्टिविटी चाहिए। तो मार्केट कनेक्टिविटी यानी कि मार्केट कनेक्शंस। सो रॉ मटेरियल, लेबर एंड मार्केट कनेक्शंस, मास स्केल की वजह से ये चीज़ें होती हैं। और इसी तरह से आप मास स्केल पे जब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बड़े स्तर पर बायर्स पैदा करेंगे। दुनिया भर में कॉलोनाइजेशन का कारण यही बना। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फलस्वरूप आपने सस्ता रॉ मटेरियल लेने के लिए, सस्ती लेबर लेने के लिए, दुनिया भर की मार्केट को कनेक्ट करके लिए, अपने लिए एक अच्छा बायर बेस बनाने के लिए कॉलोनलिज्म अपना करके पूरी दुनिया को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। कौन सा बंदरगाह मदद करता होगा उस समय में इस चीज़ में? ये रॉ मटेरियल आके कहाँ उतरता होगा? ये लेबर, चीप लेबर जो कि ख़ास तौर पर अफ्रीका से और साउथ एशियाई मुल्कों से मंगाई जाती थी, ये कहाँ आके उतरती होगी? और यहाँ पर जो सामान बनता होगा नॉर्थ इंग्लैंड में, वो कहाँ बनता होगा? तो मैनचेस्टर में बनता था और बर्मिंघम में। तो मैनचेस्टर और बर्मिंघम आज भी, चाहे वो लुधियाना है ना हमारे, तो चाहे वो लुधियाना है, आप कह देते हैं ये मैनचेस्टर है इंडिया का। सोचिए मैनचेस्टर कितना इम्पोर्टेंट होगा कपड़े उद्योग के नाम पे। तो यहाँ पर आकर के सामान सारा उतरा करता था और यहीं से बना हुआ सामान पूरी दुनिया में जाया करता था। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट बंदरगाह होता था वो लिवरपूल होता था। हम मैनचेस्टर, बर्मिंघम और लिवरपूल की लोकेशन देख ही चुके हैं। आप इमेजिन कर पाएँ, इसके लिए मैं दोबारा आपको ये दिखला रहा हूँ, इसको समझिए। ये देखिए, दोबारा देखिए, ये पेनिने माउंटेन है, यहाँ से मिले रिसोर्सेज हमने यूज़ किए। और ये देखिए आयरिश सी के किनारे है लिवरपूल नाम का बंदरगाह, यहाँ से सामान आता था। और यहीं पर नीचे देखिए बर्मिंघम है और यहाँ ऊपर मैनचेस्टर होगा, लीड्स के पास ही। मैं आपको मैनचेस्टर भी यहाँ भी दिखा देता हूँ। ये देखिए मैनचेस्टर नज़र आ रहा है। तो देखिए लिवरपूल से मैनचेस्टर कितनी क्लोज़ है। तो मैनचेस्टर, बर्मिंघम दो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन सेंटर थे और ये लिवरपूल का बंदरगाह था। चलिए, बहुत ज़बरदस्त इनकम होनी शुरू हुई नॉर्थ इंग्लैंड में, तो इनकम बढ़ गई। ओके, ये एक स्ट्रॉन्ग फेज़ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था। अच्छी इनकम होने की वजह से और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हुई, तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर और इन्वेस्टमेंट हुई, जिसकी वजह से अच्छे डैम, अच्छी सड़कें, रेलगाड़ी के नेटवर्क, तो रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क, ये सारी चीज़ें डेवलप हुई। आज की डेट में अगर आप कहें तो लिवरपूल से लंदन तक
और लंदन से पेरिस तक। लंदन से पेरिस तक कैसे जाएगी? इंग्लिश चैनल के अंडरग्राउंड एक टनल निकाली गई है जिससे रेलगाड़ी लंदन से पेरिस पहुंचती है, इसलिए उसे हम, क्योंकि टनल से जाती है तो इसलिए उसको कहते हैं चैनल। चैनल तो इंग्लिश चैनल तो है ही है, वो इंग्लिश चैनल से जो है वो गाड़ियाँ वहाँ पहुँचती हैं पेरिस तक। तो फिर एक समय ऐसा था कि जब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस किया गया, रेल, रोड, ये सब चीज़ों को इन्हांस किया गया, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया गया, बड़े स्केल की, लार्ज स्केल की इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाए गए, और इनकी वजह से एक चीज़ देखने को मिली, वो मिला रूरल टू अर्बन शिफ्ट। तो रूरल टू अर्बन शिफ्ट हाई था, और ये कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में। ख़ासतौर इसका आरंभ कहाँ हुआ? नॉर्थ इंग्लैंड से। ओके, तो रूरल टू अर्बन शिफ्ट हाई हुआ। इसका एक उदाहरण है कि 1800 के अराउंड, ध्यान से देखिए, 1800 के अराउंड मात्र 9% पॉपुलेशन ही अर्बन है, लेकिन 1900 100 वर्षों के अंदर अंदर 62% पॉपुलेशन अर्बन हो गई। और आज अगर मैं रीसेंट बात करूं तो अबव 90% पॉपुलेशन अर्बन है, अबव 90% पॉपुलेशन अर्बन हो गया। तो रूरल टू अर्बन शिफ्ट बहुत ज़बरदस्त आया। इसकी वजह से फिर वो सारे घटनाक्रम हुए जो होते हैं। वो क्या हुए? रूरल टू अर्बन शिफ्ट होने की वजह से फैमिली साइज़ स्मॉल हो गया, फैमिली साइज़ स्मॉल। ओके, फर्टिलिटी रेट कम हो गया, फर्टिलिटी रेट कम हो गया, महंगाई हो गई, ज़मीनें, घर, यातायात का साधन, ये सब महंगा हो गया, बहुत महंगी है। अभी आज के समय में अगर आप बात करेंगे तो फ्यूल, यही कारण है कि लोग अधिकतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं वहाँ पे। मेन कारण है कि फैमिली साइज स्मॉल हो गया, फर्टिलिटी रेट जो है वो लो हो गया, और पॉपुलेशन कंसंट्रेशन जो है वो बहुत हाई हो गया। पॉपुलेशन कंसंट्रेशन हाई होने लगा शहरों में। ये सिंबल हैं, और ये किसी भी इकॉनमी के सिंबल हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडेक्स 5 से गुजर रही हो। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट 5 हो गया, और हमने ये पढ़ा ही था लेक्चरों के शुरुआती लेक्चरों में कि इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1 पे आने वाली कंट्री रूरल होती हैं, फैमिली साइज़ लार्ज होते हैं, महंगाई कम होती है, प्रोडक्शन भी कम होती है, सुख सुविधाएं जीवन में नहीं होती, जीवन ग्रामीण होता है, हाथों से काम करते हैं अधिकतर। और फिर जब वो 5 पे चली जाती हैं तो हमने देखा कि इकॉनमी बहुत डेवलप हो जाती है। ये इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूके 5वें नंबर पर आया, उसके लिए ज़िम्मेदार ये नॉर्थ इंग्लैंड था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आरंभ यहाँ पे हुआ। लेकिन समय के साथ साथ परिवर्तन आया, हैवी इंडस्ट्री पॉल्यूशन क्रिएट करने लगी, तो बहुत पॉल्यूशन होने लगा। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़, वहाँ पर ज़मीनें इतनी महंगी होने लगी कि कोर एरिया में जहाँ पर इंडस्ट्री लगी रहती है उसके आसपास जगहें मिलती ही नहीं थी घर बनाने को, तो लोग बहुत ही, जो वर्कर हैं, बहुत ही तंग गलियों में, तंग घरों में रहने शुरू हुए। तो इसकी वजह से वहाँ पर शेल्टर कंडीशंस बड़ी पुअर हो गई, फ्रीक्वेंट बीमारियाँ फैलना, प्रदूषण होना, क्राइम्स होना, जीवन की गुणवत्ता गिर जाना। तो जो वहाँ के ओरिजिनल इन्हेबिटेंट होते हैं वो बाहर की ओर जाने लगे, वो उस जगह से बाहर की ओर जाने लगे। धीरे धीरे वो बाहर की ओर गए, उन्होंने बाहर ज़मीनों में बड़े बड़े घर डाले, वहाँ पर जाकर के शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, ऐसी चीज़ें खुलनी शुरू हुई, और धीरे धीरे ये हैवी इंडस्ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस चेंज होने लगी उनके वर्करों के लिए। क्यों? इस लिवरपूल बंदरगाह पर जो मैक्सिमम ऑपरेशन मैनुअल होते थे वो मशीनों की मदद से होने लगे, तो ऑटोमेशन आ गया। जो सामान उठाना, ढुलाना, ये वो पहले हर आदमी अपने कंधे पे रख के करता होगा, उसकी नीड नहीं, एक मशीन है, मशीन में 100 लगे हुए हैं, धंधे आगे को निकले हुए हैं, माल उस पर लोड करो, उसी मशीन में ढोल कर ले जाओ और उठा लो। क्रेन्स आ गई, मशीन्स आ गई, ऑटोमेशन होने लगा और ज़्यादा। फिर बहुत सी चीज़ों के लिए फ़िज़िकल वर्क होता था, जैसे वही खाते मेंटेन होना, उसके लिए लोग होना, वो सारी चीज़ों के लिए कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर हो गया, तो कंप्यूटर की मदद से